जी, आप 6 मई को पहली बार चुनावी दौरे में उड़ीसा आए थे बरहामपुर। उस दिन आप डेट का अनाउंस कर दिए, जबकि चुनाव शुरू नहीं हुआ था। आपने बोला था कि 4 जून को बीजेडी जा रही है, 6 को मुख्यमंत्री का चयन होगा, 10 जून को आपने न्योता दे दिया सबको आने के लिए, वोट टेकिंग के लिए। इतने श्योर होकर मोदी जी उस टाइम में कैसे बोले? एक तो मेरा राजनीति का लंबा अनुभव है, संगठन का भी अनुभव है, चुनाव लड़ाने का भी अनुभव है, चुनाव लड़ने का भी अनुभव है। देश भर में कैंपेन ऑर्गेनाइज भी किए हैं मैंने और कैंपेन किए भी हैं। और मैं जनता से जुड़ा हुआ इंसान हूं, कोई रिमोट व्यवस्था से चलने वाला मैं व्यक्ति नहीं हूं। खुद जाता हूं, खुद मैदान में रहता हूं, मिलता हूं। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि उड़ीसा कुछ तलाश में है। उड़ीसा व्यवस्थाओं से ऊब चुका है। उड़ीसा को नयापन चाहिए, नई हवा चाहिए, नया नेतृत्व चाहिए। ये मैं लंबे अरसे से सदन में भी जो लोग मिलते थे उनसे बात करता था, तो यहाँ के कुछ पत्रकारों से कभी मिलना हुआ तो उनसे बात करता था। तो लेकिन उसे मैं सुनता था, मैं कोई उसको। लेकिन इस बार जब मैं चुनाव दौरे पर आए पहले दिन मैंने जब देखा, यानी इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले मैं सरकारी कार्यक्रमों के लिए मेरा यहाँ आना हुआ 2-3 जगह पे, तो वो चीज़ें मुझे साफ नजर आने लगी कि लोग जो मुझे कहते थे उससे भी ज़्यादा है। और इसके कारण मुझे पहली सभा में मुझे लगा कि मुझे देश को, खास करके उड़ीसा को बताना चाहिए। अच्छा, मैं गुजरात में था तो वहाँ भी काफ़ी मात्रा में उड़ीसा के लोग रहते हैं। तो फिर मैंने बीच में हमारे लोगों को कहा था भाई अलग अलग जिले के लोग होंगे, फिर उनको पूछो क्या चल रहा है, क्योंकि उनके पास जानकारी रहती है। तो मेरी गुजरात की टीम ने भी मुझे रिपोर्ट दिया, यहाँ लोग जो है उनके मन में अंडर करंट ये है। और जब मेरा यहाँ के सरकारी कार्यक्रमों में आया तो 2 भाग रहते थे, एक सरकारी कार्यक्रम करता था, बाद में मैं पब्लिक रैली करता था। तो मैं कन्विंस हो चुका था कि ये जनता मौके की तलाश में है। चुनाव सभा में मैंने देखा कि पूरी तरह लोग निर्णय कर चुके हैं। जब जनता ने ही निर्णय कर लिया है तो मेरा दायित्व तो बनता था कि मैं जब वोट मांगने का कोई कारण नहीं, क्योंकि आपने वोट देना तय कर लिया है। तो हमारा क्या शपथ समारोह में आ जाइए। मोदी जी, उड़िया अस्मिता, इससे भाजपा इस बार एक बड़ा मुद्दा बनाई है इलेक्शन में। आपने भी कहा है कि उड़िया अस्मिता संकट में है, खत्म होने वाली है। लेकिन उड़ीसा की जो मूलभूत समस्याएं हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, पलायन है, करप्शन है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, क्या आप मानते हैं अगर उड़िया अस्मिता को हम बचा सकें तो ये सारी समस्याएं भी दूर हो पाएंगी? जब एक बार स्वाभिमान जग जाता है तो स्वाभिमान के साथ बुराइयां लोगों को अखरती हैं। लोग इन बुराइयों को टॉलरेट नहीं करते हैं। स्वाभिमान कोई आइसोलेटेड शब्द नहीं है जी, इन सारी चीज़ों का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। दूसरा, कोई मोदी उड़िया की स्वाभिमान की बात करता था नहीं है। उड़ीसा ने ही तो देश को स्वाभिमान सिखाया है। सदियों से भारत के स्वाभिमान को जगाने में उड़िया अस्मिता ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। दुर्भाग्य से उसका महात्म्य भुला दिया गया, और इसलिए कि यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था मिली, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप हो, सबने जैसा है वैसा चलने दो, गुजारा कर लो। धीरे धीरे वो लुप्त होता गया। वरना उड़ीसा तो हर घर कला और परंपरा का एक खजाना है जो देश की विरासत है। आगे चलते हुए देखा गया कि कुछ कोटरीज हैं जिन्होंने कब्जा कर लिया है, और सरकार में बैठे हुए लोगों को लगता है कि हमारा क्या जाता है यार, चुन करके तो आते ही हैं। उन्हीं ने सारी एक मिली जुली अवस्था पैदा कर दी। अब मैं देख रहा हूँ मेरे यहाँ गुजरात में शायद कलकत्ता के बाद सबसे ज़्यादा उड़िया लोग कहीं होंगे तो गुजरात में है। मेरा अनुमान है, मेरे पास कोई फैक्चुअली जानकारी नहीं है। तो मैं उनके सामर्थ्य से परिचित हूँ, लेकिन मैं हैरान हूँ कि इतने लोगों को रोजी रोटी के लिए इतना दूर आना पड़ रहा है। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। इतने संसाधन, पूरे हिंदुस्तान को रोशनी देने की ताकत अकेले उड़िया में है, लेकिन वही अंधेरे में जी रहा है, तो कैसे चल सकता है? तो यहाँ स्वाभिमान तो, गौरव, अस्मिता, इसका महत्व है, लेकिन वो भी तब आता है जब आप बुराइयों से मुक्त हो, गरीबी से मुक्त हो, और उस दिशा में हम एक
होलिस्टिक व्यू के साथ बात कर रहे हैं, टुकड़ों में नहीं कर रहे हैं। जी प्रधानमंत्री जी, भाजपा इस बार एक मुद्दा बनाई हुई है कि यहाँ की सरकार आउटसोर्स हो चुकी है। जैसे आपने कहा, एक कोटेरी है जिनका सरदार कोई बना हुआ है जो कि पहले एक ऑफिसर थे, तो आप भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं गुजरात के। किन हालातों में एक 5 टर्म के चीफ मिनिस्टर इस एक माहौल में काम करते होंगे, आपका क्या अनुमान है? देखिए, गुजरात तो एक ऐसा राज्य है कि जहाँ पानी एक सबसे बड़ी समस्या, बाकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी एक प्रकार से स्टेबल लाइफ, उतार चढ़ाव वाली नहीं। इवन मेरे यहाँ मनरेगा के मजदूर नहीं मिलते थे क्योंकि उसको वो मंजूरी नहीं था, मजदूरी करने के लिए जाता ही नहीं था, वहाँ जीवन ऐसा था। उसके बावजूद भी मुझे 18 घंटे काम करना होता था क्योंकि मेरे मन में था मुझे मेरे गुजरात को आगे ले जाना है। उड़ीसा को अगर इस प्रकार की लीडरशिप नहीं मिलेगी तो अफसर भी काम नहीं करेंगे, कोई इकाई काम नहीं करेगी, तो जनता भी मानेगी चलो भाई शायद यही व्यवस्था होती है, ऐसे ही गुजारा करना होगा। जब वो देखेंगे, अब आप गुजरात में काम करने वाले किसी भी उड़िया को पूछो तो एकदम कहता भाई हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है, तुरंत कहता है। तो ये चिंता का विषय है ही है। प्रधानमंत्री जी, ये भगवान जगन्नाथ महाप्रभु का क्षेत्र है, ये एक बड़ा मुद्दा है इस बार। परिक्रमा प्रकल्प जो मंदिर के इर्द बना उसी टाइम में जब रामलाला जी का प्राण प्रतिष्ठा चल रहा था, उसके बाद चाबी खोजना रत्न भंडार का, फिर चारों द्वार न खुलना, ये सारी समस्याएं हैं महाप्रभु जगन्नाथ के मंदिर को लेकर। इसको भाजपा अपने इश्तहार में भी सामने लाई है। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैंने भी पब्लिकली कहा है जी कि रत्न भंडार की चाबी खो जाना ये चौंकाने वाली बात है। हाईकोर्ट की कमेटी का रिपोर्ट वो छुपा देना या न पब्लिक को, मतलब कुछ गड़बड़ है। और भगवान जगन्नाथ जी के प्रति श्रद्धा सिर्फ उड़ीसा में रहने वाले लोगों का ऐसा है नहीं है, हिंदुस्तान भर में है। और मैं तो अहमदाबाद से रहा हूँ, अहमदाबाद में जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहाँ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। और मैं हमेशा कहता हूँ अगर गरीबों का कोई देवता है तो जगन्नाथ है, कोई भी इसको सहन नहीं कर पाएगा। दूसरा, जहाँ तक क्राउड मैनेजमेंट का विषय है, ये तो सरकार की जिम्मेवारी है जी। आज काशी में पहले जहाँ 5,000 10,000 लोग आते थे, आज 1.5 2 लाख लोग आते, तो वहाँ मैनेजमेंट हुआ। लोग आ रहे हैं, आराम से दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, चले जाते हैं। तो हमने ये हिंदुस्तान भर से यहाँ लोग आते हैं, ये भारत के लिए अत्यंत महत्व का तीर्थ क्षेत्र है जी। उसमें तो हमने हर प्रकार की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। वो नहीं हो रही, उसका कारण क्या है? कारण यह है कि सरकार खुद जो होता है होने दो, चलती है चलने दो, उस मिजाज की है। प्रधानमंत्री जी, गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर यहाँ पर काफ़ी अरसे से एक विवाद चला रहा है। पहले जो केंद्र की जो स्कीम्स थी उसे यहाँ की सरकार अपने छापा लगाकर बोलती आ रही कि ये हमारा स्कीम है, उसे लेकर फिर उसे बदला गया। लेकिन अभी इलेक्शन के चुनाव के दौरान ये बोला जा रहा है अगर यहाँ भाजपा की सरकार आती है तो हमारे जो पॉपुलर स्कीम्स हैं उसे बंद कर देंगी। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? मैं नहीं मानता हूँ वो जनता के गले उतार सकते हैं। ये बात सही है कि उस समय उन्होंने इस प्रकार से अपने स्टिकर चिपका दिए और चिपर चकता है लोगों, लेकिन जब अब बीजेपी के लोग मैदान में जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। मैं पब्लिक मीटिंग में कह रहा हूँ, अब आयुष्मान योजना, अब यहाँ के लोगों से अन्याय कर रहे हैं वो लोग। अगर आयुष्मान योजना उनके लिए होती तो यहाँ का कोई भी व्यक्ति, मानो गुजरात में है या महाराष्ट्र में है या तमिलनाडु में है, वहाँ उसको कुछ तकलीफ होती तो भी उसको बेस्ट अस्पताल का लाभ मिलता है। उड़ीसा की जनता के साथ अन्याय किया है। और जहाँ सबसे ज़्यादा पलायन है वहाँ 2 चीज़ें बहुत उपयोगी है। एक, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, दूसरा आयुष्मान योजना। और कितना ही पॉलिटिकल विरोध क्यों ना हो, इन 2 चीज़ों में कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के मोह में या कुछ लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, इतने बड़ी जन सुखाकारी की योजना को नकार दिया गया। प्रधानमंत्री जी, पूरे देश में अभी कुछ महीनों से एक विवाद चला रहा है कि मोदी सरकार अपने अपोनेंट के खिलाफ सेंट्रल एजेंसी को लगा रही है, सीबीआई ईडी को लेकर। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ दूसरा है। 20 लाख से ज़्यादा चिटफंड के विक्टिम यहाँ पर हैं, लेकिन 2013 से उन्हें न्याय नहीं मिल रही है। सीबीआई यहाँ पर इतना एक्टिवेट नहीं हो पा रही है, तो इसे लेकर उन विक्टिम्स को आप क्या बोलना चाहेंगे? सीबीआई पूरी तरह एक्टिव है। काफ़ी लोगों के यहाँ छापेमारी भी होती रहती है, उसके लिंक भी ढूंढे जा रहे हैं। और सेंट्रल एजेंसी स्वतंत्र हैं, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। वे पूरी तरह अपना काम कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि जो गरीबों का पैसा है वो पैसा वापस उनको मिलना चाहिए। इस विषय में हम कमिटेड हैं। उसमें जो फंसे हुए हैं वो काफ़ी बीजेडी से लिंक्ड है। हम पूरी तरह उसमें कमिटेड हैं कि हम इसके पीछे पड़ेंगे, उनकी संपत्तियाँ जब्त करेंगे और जिसका पैसा है उसको मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, इससे जुड़ा हुआ मेरा दूसरा सवाल है, कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता यहाँ कैंपेन करने आ रहे हैं, सभी का ये कहना है कि यहाँ पर देखिए ये सब नहीं हो रहा है क्योंकि कोई भीतरी दोस्ती है बीजेपी और बीजेडी के बीच में, जो अभी लड़ाई हो रहा है लेकिन इलेक्शन बाद फिर से हाथ मिला लेंगे, इसलिए तो गठबंधन की बात चल रही थी।
ये कांग्रेस पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है और मुझे लगता है कि वो नवीन बाबू के खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ की सरकार की जो बुराइयां हैं इसके लिए कुछ बोलने को तैयार नहीं है और इसलिए वो बीजेपी को गाली देने के लिए ये हकीकत में यहाँ चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने का कोई कारण ही नहीं है। यहाँ उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ स्टेट का चुनाव है लेकिन वो बचने से बोलने से बचते हैं। इसका मतलब कि सांठगांठ उनकी है। हम तो खुलेआम कह रहे हैं कि सरकार हमारी बनने वाली है। मोदी जी, ये भी कहा जा रहा है कि ठीक है आपके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? नवीन जी जैसे बड़े कद के नेता हैं, इसीलिए क्या भाजपा हेजिटेट कर रही है कोई मुख्यमंत्री चेहरा को सामने लाने के लिए कि उसका असर पड़ जाए वोट शेयर के ऊपर? मैं नहीं मानता हूँ कि अब देश की जनता इतने सालों के बाद और उड़ीसा की जनता इतने सालों के बाद ऐसे भ्रम में रहेगी। उन्होंने सब कुछ देख लिया है, कौन क्या है, कौन कितना करता है, किसके लिए करता है, कैसे करता है, कौन चलता है, कौन किसको चलाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें जनता जानती है। तो मुख्यमंत्री के चेहरे के लेकर यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, काफ़ी सारे एबल लीडर्स हैं आप मानते हैं? हम चुनाव जब लड़ते हैं ना तो कमल ही हमारा हर प्रकार से कैंडिडेट होता है, हमारा सिंबल है, उम्मीदवार का सिंबल भी वही है, सरकार बनाएंगे तो भी सिंबल वही है। मोदी जी, आप उड़ीसा के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उससे वाकिफ़ हैं, यहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्स टैलेंट हैं, आपके टीम में भी काफ़ी सारे उड़िया ऑफिसर्स हैं, दल में भी काफ़ी सारे योग्य नेताएं हैं। उड़ीसा को लेकर मोदी जी का विजन क्या है? आप हर बार पूर्वोदय की बात करते आ रहे हैं। देखिए, उड़ीसा समृद्ध राज्य है, लोग गरीब हैं, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज शायद मैं गुजरात के हिसाब से कहूँ तो गुजरात के पास नमक के सिवाय कुछ नहीं है। यहाँ हिंदुस्तान को जो चाहिए हो और भविष्य के भारत के लिए जो चाहिए वो सब यहाँ पर है, उसके बिना हिंदुस्तान में कुछ नहीं हो सकता। उसके बावजूद भी अगर उड़ीसा का मानव संसाधन, आज मेरी सरकार में जो मैं अफसर देखता हूँ वो सब उड़िया अफसर हैं। मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी उड़िया है, आरबीआई गवर्नर उड़िया है, यानी एक प्रकार से समृद्ध विरासत वाले उड़िया लोग हैं। इतना सामर्थ्यवान प्रदेश कोई हो ही नहीं सकता है। थोड़ा समय चाहिए बस हमें, हम उसकी सारी आशा आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए सामर्थ्य है। मोदी जी, हम इलेक्शन के बीच हैं, कुछ चरण खत्म हो गए हैं, कुछ फेजेस बाकी हैं। 400 पार को लेकर आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और इसमें उड़ीसा के योगदान बहुत लोकसभा विधानसभा में क्या रहेगा? भारतीय जनता पार्टी 400 पार एनडीए, ये हमारा 4 चरण के मतदान के बाद विश्वास और दृढ़ हो गया है। उड़ीसा जो देगा उसको एक नई और ताकत दे देगा। तो भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को 400, पूरी चुनाव की लड़ाई क्या है? लड़ाई ये है कि हम कहते हैं 400 पार करेंगे, विपक्ष क्या कहता है? नहीं, 400 नहीं कर सकते हैं। तो मुद्दा 400 है और हमें लगता है हम 400 पार करेंगे, उनको लगता है नहीं 400 में रह जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि देश की जनता ने 400 पार करने का कई बार मन बना लिया है। खड़गे जी आए थे तो बोले कि साउथ में कहाँ है भाजपा, तमिलनाडु में, केरला में कहाँ है? इनका ये भ्रम है। 2019 में भी साउथ में सबसे बड़ी पार्टी हम थे और 2024 में भी मैं कहता हूं कि साउथ में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी होगी। और इस समय जिन राज्यों में असेंबली के चुनाव हो रहे हैं उसमें भी या तो बीजेपी की सरकार बनेगी या एनडीए की सरकार बनेगी। सभी राज्यों में जहाँ असेंबली का चुनाव चल रहा है। उड़ीसा में कितनी बढ़ोतरी होगी मोदी जी, कुछ प्रेडिक्शन करना चाहेंगे? मैं समय आने पर बताऊंगा। आखिरी सवाल, मोदी जी के नेतृत्व में भारत नया शिखर छू रहा है। जो हिस्ट्रिकल ब्लंडर थे, चाहे वो 370 का हो या राम मंदिर बनाने को, वो सारे हो गए। नेक्स्ट पारी में क्या है? यूसीसी मैं बहुत लंबा, मेरा अच्छा अनुभव रहा है मुझे। लंबे अरसे तक एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूँ, 10 साल प्रधानमंत्री रहा हूँ। अब दुनिया को भी काफ़ी निकट से देखने का अवसर मिला है। मैं टुकड़ों में नहीं सोचता हूँ। जब देश की आज़ादी के 75 साल हो रहे थे तभी मेरे मन में था कि 75 साल एक टर्निंग पॉइंट है। हमने अब भारत की आज़ादी के 100 साल का एक गोल सेट कर देना चाहिए। देश के जनता सामान्य मानवी को भी जोड़ देना चाहिए, हमें यहाँ पहुँचना है। तो 25 साल का मेरा एक गोल है और इसलिए मैं कहता हूँ खुद के लिए 24/7 और 2047 इस मिजाज से मैं काम करता हूँ। हमने बड़ी एक्सरसाइज की है, 20 लाख से ज़्यादा लोगों का इनपुट लिया है और हमने 2047 का एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया है। मैंने अफसरों को फिर कहा इसमें से 5 साल का तैयार करें। उसमें से अब इस बजट में हमने 1 साल का बना रहे हैं और फिर मैंने उसमें से 100 दिन का तैयार किया है
अब मैंने सोचा है कि 100 के बजाय मैं 125 दिन का भी बनाऊंगा और 25 दिन मैं स्पेशली डेडिकेट करना चाहता हूँ देश के युवाओं के लिए। तो 125 दिन के काम को लेकर के मैं कर रहा हूँ। तो मेरे मन में साफ है क्या करना, कब करना, कैसे करना, क्यों करना, किसके लिए करना, किस तरीके से करना है, सारे विषय मेरे बहुत क्लियर है। क्या कोई सरप्राइज की उम्मीद हम रखें? क्या कोई सरप्राइज की उम्मीद हम रखें? मैं समझता हूँ कि जो सरप्राइज है वो सरप्राइज ही रहने देना चाहिए। मैं सरप्राइज अगर आज कह दूंगा तो वो सरप्राइज कैसे होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, समय दिए और आपको बहुत सारा जगन्नाथ भैया।